पश्चिम बंगाल में हिंसाओं का जो दौर है वो लगातार जारी है। अब तक 11 लोगों की जान वहां पर जा चुकी है। कई घरों में आग लगा दी गई, कई घरों को तोड़फोड़ वहां पर कर दी गई। इन तमाम चीजों के बीच में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पर पहुंचे और उन तमाम कार्यकर्ताओं के घर पहुंचे जिन लोगों की जान चली गई। उनके परिजनों से बातचीत की और उनसे कहा कि पूरी की पूरी जो बीजेपी है, तमाम जो लोग हैं वो उनके साथ खड़े हैं। जिन 2 करोड़ लोगों ने पश्चिम बंगाल में उन लोगों को वोट दिया है, वो तमाम लोग उनके परिजनों के साथ खड़े। इसके साथ ही जेपी नड्डा ने इस पूरी घटनाओं के लिए, इस पूरी हिंसा के लिए टीएमसी को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कहने पर ही ये हिंसाएं हो रही है। और इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इन तमाम हिंसाओं को लेकर बैठक भी की है। तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं पश्चिम बंगाल के, उनके साथ में बैठक की गई है। आपको एक बार फिर ये बताते चले कि पश्चिम बंगाल में नतीजे आने के बाद से ही जो हिंसाओं का जो दौर था वो शुरू हो गया। अब तक 11 लोगों की जान जा चुकी है और दावा ये भी किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में बीजेपी के द्वारा कि वहां पर कुछ महिलाओं की इज्जत भी लूटी गई है, सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। इस तरह की गंभीर बातें भी कही गई है। तो वहीं अब देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्या कुछ कदम उठाती है ताकि इन हिंसाओं को रोका जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट करण मेहरा के साथ मोहित चौधरी, एएनबी। यूपी के मुरादाबाद से पुलिस कर्मियों का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मी किस तरीके से महिलाओं के साथ पेश आ रहे हैं। वीडियो में पुलिसकर्मी महिलाओं पे ताबड़तोड़ थप्पड़ बरसा रहे हैं। महिलाओं के अलावा पुलिसकर्मियों ने एक युवक की भी जमकर पिटाई कर दी है। ये पूरा मामला पास में खड़े मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल में कैप्चर कर लिया और सिर्फ इतना ही नहीं, पास लगे सीसीटीवी कैमरे में भी ये पूरी घटना कैद हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि पुलिस किस तरीके से महिलाओं पे ताबड़तोड़ थप्पड़ बरसा रही है। तो देखा भाई को बहुत ज्यादा पुलिस मार रही थी और पिस्टल दिखाकर ये कह रही थी मैं इससे जल्द से मार दूंगी। क्यों मार रहे थे? वो मास्क की वजह से मार रही थी, उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था शायद। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, जब मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे यहाँ धक्का देकर गिरा दिया और मेरे ऊपर चढ़ने लगा, मतलब मारने लगे मुझे। और वो बाकी रिकॉर्डिंग है कैमरे में, आप देख लीजिएगा। फिर ऊपर जाने के बाद मुझे ऊपर जाकर भी मारा मुझे और मेरी मम्मी को। आपके भाई कहाँ हैं? मेरे भाई मालूम नहीं कहाँ है। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं कि जो हमें मारा है उसका वो अन्याय मिले, मतलब जो भी हो सही, मतलब उसका बदला मुझे चाहते हैं, बस यही है कहना। जिस पुलिसकर्मी के ऊपर महिला सुरक्षा का जिम्मा होता है, वही पुलिसकर्मी महिलाओं के साथ हिंसा करती हुई नजर आ रही है। पुलिस का कहना है कि युवक ने मास्क नहीं लगा रखा था और रोकने पर पुलिसकर्मियों के साथ उसने बदसलूकी कर दी। हालांकि ये जो पुलिस की सफाई है वो कहीं से भी सही नजर नहीं आती, क्योंकि वीडियो में कुछ और ही नजर आ रहा है, जिसमें देखा जा रहा है कि जो पुलिसकर्मी युवक के परिजनों के साथ भी किस तरीके से बदसलूकी कर रहे हैं। लेकिन मास्क न लगाने पर क्या इस तरीके से पीटना महिलाओं को और युवक को वो कितना सही है। वीडियो जर्नलिस्ट बलविंदर के साथ अदिति विश्वकर्मा की रिपोर्ट। कोरोना महामारी के बीच टीकाकरण की प्रक्रिया सारे विश्व में चल रही है और वही देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान में टीकाकरण की प्रक्रिया में सबसे पीछे है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की तरफ के लिए आकलन के मुताबिक यहाँ प्रति 100 व्यक्ति पर 1 को टीका लगा है। रिपोर्ट के अनुसार सीशेल्स पहले, इजराइल दूसरे, जबकि संयुक्त अरब अमीरात दुनिया भर में तीसरे नंबर पर है। भारत में प्रति व्यक्ति पर 11 लोगों को ही टीका लगा है। द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार मालदीव में प्रति 100 व्यक्ति पर टीके की 73, चीन में 17, नेपाल में 7, बांग्लादेश में 5.2, श्रीलंका में 4.2, ईरान में 1.1 और अफगानिस्तान में 0.6 लोगों को टीके की 1 खुराक लगी है। आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में अब तक टीके की 180 करोड़ खुराक लग चुकी है, जो कि प्रति 100 पर 14 डोज के बराबर है। 83% टीका उच्च और उच्च मध्यम आय वाले देशों को लोगों को लग चुका है। सिर्फ 0.2% टीके की खुराक कम आय वाले देशों को लोगों को लगी है। अफ्रीका दुनिया का एकमात्र द्वीप है जहां टीकाकरण की रफ्तार सबसे धीमी है। और वहीं अभी देखने वाली बात ये होगी कि पूरे विश्व में टीकाकरण की प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ती है। वीडियो जर्नलिस्ट बलविंदर के साथ करण मेहरा की रिपोर्ट, एएनबी न्यूज। अपनी बयानबाजी को लेकर जानी मानी एक्ट्रेस कंगना रनौत एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह वही, यानी बीजेपी के पक्ष में सोशल मीडिया पर अनाप शनाप पोस्ट। लेकिन इस बार कंगना को अपने किए का खामियाजा भुगतना पड़ा। दरअसल ट्विटर ने जब से उनके अकाउंट को सस्पेंड करने का ऐलान किया है, लोग सोशल मीडिया पर कंगना को लेकर अजीबोगरीब प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं। दरअसल कंगना रनौत ने हाल ही में बंगाल में टीएमसी की जीत के बाद कहा था कि बंगाल में ममता की जीत के पीछे हैं रोहिंग्या समुदाय और बांग्लादेश के लोग।
और अब कंगना ने समूचे बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। वीडियो जर्नलिस्ट करण मेहरा के साथ मैं जुबैर खान, एएनबी न्यूज। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की वजह से अब प्रदेश सरकार पर एक बार फिर कांग्रेस लगातार हमलावर हो गई है। जहां प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण के बढ़ते केस और लगातार लोगों को बेड और ऑक्सीजन की कमी खल रही है, इसको लेकर आज मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दरमियान उन्होंने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी डरा हुआ साबित कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसा मुख्यमंत्री हमें नहीं चाहिए जो प्रधानमंत्री के लिए सिर्फ काम करता हो। साथ ही उन्होंने लगातार प्रदेश पर हो रही लगातार मौतों को लेकर भी सवालिया निशान खड़े करते हुए प्रदेश सरकार पर लगातार आरोप लगाए। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार पर हमलावर करते हुए स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी पर भी सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने इस तरह हो रही लगातार मौतों पर प्रभुराम चौधरी, जो कि मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके लिए उनको ढूंढ के लाने वाले पर इनाम तक घोषित कर दिया। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में एक ऐसा भी कोई हॉस्पिटल नहीं है जहां पर संपूर्ण सुविधाओं कोरोना के इलाज के लिए हो। लगातार प्रदेश में ज्ञात हो कि लगातार मौतों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अप्रैल माह में जहां प्रदेश में कोरोना का संक्रमण दर काफ़ी तेजी से बढ़ा और लगातार मौतें भी हुई, इसको लेकर अब एक बार फिर मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई है, जिसको लेकर आज पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर सवालिया निशान खड़े करते हुए गंभीर आरोप लगाए। नरोत्तम मिश्रा जी 1.5 महीने से लोग यहाँ मर रहे थे, वो चुनाव में प्रचार कर रहे थे। जैसे ही आए उन्होंने कांग्रेस से हिसाब मांग लिया। उनको शर्म आनी चाहिए कि 17 साल की सरकार आपकी है, 15 साल के मंत्री आप हो, उसके बाद कमलनाथ जी को ये कहो कि तुमने ये न किया। ये अपने आप में एक अपरिपक्व, अयोग्य और अकर्मण्य व्यक्ति का बयान हो सकता है। मैं मानता हूं इसकी हम निंदा करें। आपने क्या किया? कमलनाथ जी तो जो बन पड़ रहा है, कांग्रेस से जो बन पड़ रहा है कर रही और करेगी। अब के अंतिम सांस तक लोगों को बचाने के लिए काम करेगा कांग्रेस। इंदौर मध्य प्रदेश के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अनिल चौधरी के साथ गणेश तिवारी की रिपोर्ट। जिला पंचायत का प्रमाण पत्र न देने से हाई वोल्टेज ड्रामा जारी। धांधली का आरोप लगा रहे सफाइयों ने जिला पंचायत के बाहर पूरी रात जमाए रखा डेरा। मतगणना के बाद 2 BLO RO बिना बताए लापता रहे। MLC सपा मान सिंह यादव ने आरोप लगाया कि अफसर जीते हुए प्रत्याशी को नहीं दे रहे प्रमाण पत्र। अब तो देखने वाली बात होगी कि सत्ता पक्ष में की दबाव से सफाइयों को प्रमाण पत्र देते हैं या उनको हार का सामना करना पड़ता है। अब तो ये देखने वाली बात होगी। जहां सपा के MLC मान सिंह यादव का कहना कि हमारे सारे उम्मीदवार जीत चुके हैं, मगर उनको कल रात से प्रमाण पत्र देने के बजाय उनको इधर उधर किया जा रहा है। रात से सारे उम्मीदवार जिला पंचायत के बाहर बैठे हुए हैं। अब तो देखने वाली बात होगी। ऐमान अहमद, एएनबी न्यूज। पूरे उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मतगणना समाप्त हुआ सकुशल। वही बात मिर्जापुर की, या तो मिर्जापुर में 12 ब्लॉकों में मतगणना सकुशल समाप्त हुआ। वही जीते हुए प्रत्याशियों में हर्ष का माहौल व्यक्त हुआ। वही जिला प्रशासन द्वारा व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। कोरोना गाइडलाइन का भी पालन किया गया मतगणना स्थल पर। जनार्दन को हमेशा अपने सरमाथे पर रखते हुए उनके हर आवश्यकताओं को, उनकी हर ज़रूरतों को पूरा करने का अथक प्रयास करूंगा। और जिस तरीके से इस बार का चुनाव हुआ है, मैं राजगढ़ 1 नंबर में तैयारी किया, सीट पिछड़ी हो गई। नारायणपुर 3 नंबर में तैयारी किया, सीट पिछड़ी हो गई। और नारायणपुर 4 नंबर जब मुझे मिला, वहाँ की जनता ने जो स्नेह प्यार मुझे दिया, 21 दिनों में मैंने जनता को पानी पिलाने का काम किया और प्रत्याशियों ने जनता को दारू मुर्गा शराब देने का काम किया। लेकिन मैं अपने क्षेत्र की भोली भाली जनता को हमने पानी पिलाने का काम किया। जो 2-2 साल से खराब हैंडपंप थे, हमने उसको बनाने का काम किया। मिर्जापुर से एएनबी न्यूज संवाददाता रामकुमार सिंह। मुंबई से पूरे महाराष्ट्र में जिस तरह से लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वैसे में आए दिन जो है कहीं न कहीं बेड और वेंटिलेटर की कमी भी देखी जा रही है।
इस कमी को देखते हुए लगातार लोग बड़ी संख्या में डिमांड कर रहे हैं। वही मुंबई पुणे के चिंचवड इलाके में एक मामला ऐसा सामने आया जहां एक परिवार से बेड और वेंटिलेटर के नाम पे करीब 1 लाख रुपए वसूले गए। इसकी जानकारी मिलते ही पुणे के चिंचवड के पुलिस आयुक्त प्रकाश ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए 3 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल देखा जा रहा है कि इन डॉक्टरों ने और कितने परिवारों से इस तरह के पैसे ऐंठे हैं। मोरे ने संपर्क किया क्योंकि वो महिला श्रीमती सुरेखा अशोक बावड़े 54 वर्षीय है। जब उसकी स्थिति ऑक्सीकेयर हॉस्पिटल में बिगड़ने लगी और वहां पर्याप्त सुविधाएं नहीं थी तो आईसीयू बेड की तलाश शुरू हुई और इसी क्रम में जब इन्होंने पद्मजा हॉस्पिटल के डॉक्टरों से संपर्क किया तो उन्होंने डॉक्टर प्रवीण जादव कंसल्टेंट स्पर्श प्राइवेट लिमिटेड, जिनके माध्यम से जम्बो कोविड हॉस्पिटल ऑटो क्लस्टर में चल रहा था महानगर पालिका की तरफ से, उन्होंने 1 लाख रुपए का डिमांड किया और मध्यस्थ राहुल काड़े के माध्यम से पैसे भी स्वीकार किए और पैसे आपस में वितरित। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ मस्का सोनी, एनबी न्यूज मुंबई। कोरोना संक्रमित पत्नी व 4 साल की छोटी बेटी की देखभाल करने के लिए छुट्टी न मिलने पर झांसी सदर के सीओ मनीष चंद सोनकर ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा एसएसपी के जरिए राज्यपाल को भेजा है। वहीं इस पूरे मामले पर सीओ ने पुलिस विभाग के अधिकारियों पर संवेदनहीनता का आरोप भी लगाया है। उनका एक पत्र सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं इस मामले में पुलिस विभाग ने एक ट्वीट कर जानकारी भी साझा की है। आपको बता दें कि झांसी के सीओ सदर मनीष चंद सोनकर ने पुलिस विभाग के अफसरों पर संवेदनहीनता का आरोप लगाते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल और पुलिस विभाग के अफसरों को भेजा है। इस्तीफा अभी स्वीकृत नहीं हुआ है। पत्नी के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद छुट्टी न मिलने को लेकर सीओ ने इस्तीफा की वजह बताई है। इस्तीफा के बाद एसएसपी रोहन पी कने ने सीओ को 4 दिन का अवकाश मंजूर कर लिया है। इस्तीफा देने के बाद सीओ ने एक खुली चिट्ठी लिखी है। ये चिट्ठी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। वहीं सीओ की माने तो उनके परिवार में पत्नी और 4 साल की बेटी है जो साथ में ही रहती है। सीओ ने बताया कि उनकी पत्नी को तेज बुखार आ रहा था। 20 अप्रैल से खुद सीओ मनीष भी तेज बुखार से पीड़ित रहे। 5 बार उन्होंने टेस्ट कराया लेकिन कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आई, इसलिए वह दवाइयों पर अपनी ड्यूटी कर रहे थे। सीओ के अनुसार 30 अप्रैल को पत्नी का रैंडम टेस्ट पॉजिटिव आया। इसके चलते पत्नी को आइसोलेट होना पड़ा। ऐसे में 4 साल की बेटी की जिम्मेदारी भी सीओ पर आ गई। वहीं एसएसपी रोहन पी कने ने बताया कि सीओ के यहाँ कोरोना से परेशान होने वाली बात नहीं है, बल्कि सीओ अपने यहाँ 2 फॉलोअर चाहते हैं जो नियम विरुद्ध हैं। एक फॉलोअर उनको दे दिया है जो उनको समझ में नहीं आ रहा है। सीओ का कहना है कि फॉलोअर की वजह से वे अपने परिवार की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है कि सीओ नौकरी भी ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं। चुनाव में भी उन्होंने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं की। काउंटिंग वाले दिन वे अपनी ड्यूटी पर नहीं रहे और जब पूछा कि आप कहाँ हो तो उन्होंने कहा मैं घर पर हूँ और अपनी पत्नी की सेवा कर रहा हूं। इसके बाद उन्होंने व्हाट्सएप पर अपना इस्तीफा भेज दिया। वही मामले में एसएसपी ने अधिकारियों को भी अवगत करा दिया है। कैमरा पर्सन के साथ मोहम्मद शहजाद, एएनबी न्यूज झांसी। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है,
मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। प्रदेश में ही नहीं, उज्जैन जिले में भी कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं और काफ़ी मशक्क़त और करना पड़ रही है। लेकिन इस समय में वापस से एक पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आता रहा है। उज्जैन की सीएसपी पल्लवी शुक्ला लगातार गरीब बस्तियों में जा रही हैं और वहाँ पर जो बच्चे हैं उन्हें लगातार मदद कर रही हैं। कभी मास्क देना, कभी सैनिटाइजर देना, कभी बच्चों के और गरीब लोगों के लिए भोजन उपलब्ध कराना और इसके अलावा दूसरी ड्यूटियाँ भी जो हैं लगातार जो अपराधियों की रोकथाम के लिए रहती हैं उसमें भी अपनी ड्यूटी लगातार दे रही हैं। हम आज सीएसपी पल्लवी शुक्ला जी के साथ में हैं। हम उनसे पूछते हैं कि किस प्रकार से दोनों कार्यों का निर्वहन किस प्रकार से कर रही हैं। बताएं कि एक तरफ तो कोरोना काल चल रहा है, आप समाज सेवा में भी लगातार लगी हुई हैं, बच्चों के लिए खाना और कई सारी चीज़ों की व्यवस्था भी कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अपराधियों की रोकथाम के लिए भी आप लगातार दबिश डाल रही हैं। जैसे कल आपने शराब भी पकड़ी है, उससे पहले भी आपने कई सारे अच्छे काम करे। तो ये काम करने की प्रेरणा किस प्रकार से आपको हो रही है? वर्दी पहनी है, वर्दी सिविल सर्वेंट, हम लोग तो समाज के सेवक हैं और हमको क्राइम को कंट्रोल करना हमारा मेन एम है। लेकिन उसी के साथ साथ पुलिस की एक छवि ऐसी होनी चाहिए कि वो आम जनता से खुलकर बात कर सके, उनकी मदद कर सके। इसी चीज़ को ध्यान में रख के, अपने मन में रख कर, जहाँ पर भी कोई गरीब को, मजबूर को देखते हैं हम लोग उनकी मदद करते हैं। मेरी पूरी टीम ही लगी रहती है इन सब चीज़ों में, क्योंकि हम लोग प्रेरणा लेते हैं और सबको प्रेरित भी करते हैं कि वो लोग अच्छे काम करें। जैसे कल कोतवाली में एक एएसआई साहब ने भी अच्छा काम किया, इसी तरह से पूरी टीम काम कर रही है। साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करना होता है, तो एक मैनेजमेंट के साथ में और सारी ड्यूटीज़ को निभाया जाना ही हमारा उद्देश्य है। लगातार देखा आपके सीएसपी जी पहले दूसरे थाने में थी, वहाँ पे भी उन्होंने अपराधियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करते हुए जो अवैध अतिक्रमण थे उन्हें भी तोड़ा और कई अपराधियों को भी जेल में भेजा। उसके बाद भी और अभी लगातार जो कोरोना संक्रमण एकदम से तेज़ी से बढ़ा है, उसमें भी मैडम लगातार लोगों की मदद कर रही हैं और अपराधियों की रोकथाम कर रही हैं। उज्जैन से विजेंद्र यादव, एनबी न्यूज के लिए गोलू राठौर के साथ। दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली के राशन कार्ड धारक लोगों के लिए अब 2 महीने का राशन मुफ्त दिया जाएगा। यही योजना केंद्र सरकार की तरफ से भी लागू की गई थी। केंद्र सरकार ने कहा था कि 2 महीने का राशन केंद्र सरकार की तरफ से राशन कार्ड धारकों को दिया जाएगा, मगर जिस तरीके से अब दिल्ली सरकार ने भी इस तरह फैसला किया है कि दिल्ली से कि राशन कार्ड धारक यानी कि दिल्ली की जनता को राहत दी जाए, और वो राहत है राशन। जितने दिल्ली में राशन कार्ड धारक हैं, लगभग 72 लाख राशन कार्ड धारक हैं। इन 72 लाख लोगों को अगले 2 महीने के लिए मुफ्त में राशन दिया जाएगा।
इसका मतलब आप ये मत निकालिएगा कि लॉकडाउन 2 महीने चलेगा। भगवान ना करे ज़्यादा दिन चलाना पड़े, भगवान करे कि जल्दी केसेस कम होना चालू हों और जल्दी लॉकडाउन ख़त्म हो। लेकिन जो आर्थिक तंगी से गरीब आदमी जूझ रहा है उसको मदद करने के लिए अगले 2 महीने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि अगले 2 महीने के लिए सबको राशन मुफ्त दिया जाएगा दिल्ली सरकार की तरफ से। यानी कि घर बैठकर आप लोग 2 महीने का राशन मुफ्त पा सकते हैं। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने और भी योजनाओं की घोषणा की है, क्योंकि दिल्ली सरकार के खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक प्रेस वार्ता कर कहा कि दिल्ली के अंदर ऑटो चालक और टैक्सी चालकों को भी राहत सहायता दी जाएगी। 5-5 हज़ार रुपये उनके अकाउंट में दिए जाएंगे। मगर देखना है कि जिस तरीके से कहा गया था प्रवासी मजदूर यानी कि जो लोग जिनका रजिस्ट्रेशन है जिन मजदूरों का, उनको भी 5-5 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। मगर अब दिल्ली सरकार ने दोबारा से एक योजना लेके आए हैं जिसके अंदर ऑटो टैक्सी चालक दोनों को 5-5 हज़ार रुपये उनके अकाउंट में दिए जाएंगे। मगर दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए भी राहत की सांस दी है। जिस तरीके से कह सकते हैं कि 2 महीने का राशन दिया जाएगा, केंद्र सरकार की तरफ से भी 2 महीने का राशन दिया जाएगा और दिल्ली सरकार की तरफ से भी 2 महीने का राशन दिया जाएगा राशन कार्ड धारकों को। मगर देखना है इस योजना से दिल्ली की जनता को कितनी राहत मिल पाती है, क्योंकि अभी तक की जो स्थिति है अस्पतालों के अंदर वो बिल्कुल बढ़ी हुई है। यहाँ तक कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा गया, मगर जिस तरीके से अस्पतालों की हालत है वो बिल्कुल चिंताजनक है, क्योंकि पिछले 24 घंटे के अंदर भी लगभग 20 हज़ार के आंकड़े आ रहे हैं। मगर दिल्ली की जनता वैक्सीन लगवाने के लिए बिल्कुल तैयार है और 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए भी वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है। मगर लगातार कहीं ना कहीं कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, उसको कंट्रोल करना होगा दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर। मगर जिस तरीके से गरीब लोगों के लिए राहत दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से भी और दिल्ली सरकार की तरफ से भी, मगर देखना होगा क्या आने वाली कोरोना की रफ्तार को भी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलकर सहयोग करेगी या इसी तरीके से अस्पतालों के अंदर मरीज परेशान रहेंगे। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, एनबी न्यूज, दिल्ली। पश्चिम बंगाल में चुनाव संपन्न होने के बाद नतीजा आते ही टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाते हुए तमाम प्रकार के हिंसक प्रदर्शन किए और गरीब बस्तियों के घर जलाए गए। उसके विरोध में तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने ममता बनर्जी का पतला फूंकते हुए टीएमसी को गुंडा बताया। ऐसे ही समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे मालूम हुआ कि ममता के जीतते ही हिंसक जश्न शुरू हो गया। आग लगाना शुरू कर दिए टीएमसी के गुंडों ने। हार जीत अलग विषय है, लेकिन जीतते ही हिंसक जश्न मनाना, संविधान की धज्जियां उड़ाना, तमाम जो है तो गरीब बस्तियों को जला दिया गया, तमाम कितने लोगों की हत्याएं कर दी गई। यह जो है घोर निंदनीय है, असंवैधानिक है, अमानवीय है। इसलिए आज विरोध में मैंने ममता बनर्जी का पुतला फूंक करके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सबका साथ सबका विकास करिए, लेकिन सबका विश्वास मत करिए। मोदी जी ने जो सबका विश्वास कर लिया, इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी को वेस्ट बंगाल में हारना पड़ा। और ममता जीती है, जीतनी है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हिंसक जश्न मनाना, जीतते ही वहाँ हत्याएं शुरू हो जाना, जीतते ही वहाँ आग लगना शुरू हो जाए, ये कैसी जीत है, ये कैसा लोकतंत्र। उन्होंने तमाम प्रकार की प्रतिक्रिया देते हुए संविधान की हत्या करना ममता बनर्जी पर आरोप लगाया। आपको बताते चलें कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजे आते ही हिंसक प्रदर्शन किया गया, वो कहीं न कहीं संविधान की हत्या है। वीडियो पर्सन मोहित के साथ गौरव मिश्रा, एनबी न्यूज चैनल, अयोध्या। रीवा के चोरहटा थाना अंतर्गत करहिया मंडी के पीछे अवैध रूप से संचालित सब्जी मंडी पर पुलिस अधीक्षक के द्वारा चोरहटा थाना प्रभारी सहित दबिश दी गई, जहां पर अवैध रूप से सब्जी विक्रेताओं पर महामारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई। आपको बता दें कि रीवा जिले में संपूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया है। पहले 30 तारीख से लेकर 2 तारीख तक संपूर्ण लॉकडाउन था। इसके बाद 2 तारीख से लेकर 6 तारीख तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया गया। बावजूद इसके सभी से बार बार शासन प्रशासन के द्वारा यह अपील की गई कि बढ़ते महामारी को देखते हुए कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सभी लोग कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन के नियमों का पालन करें और अपने अपने घरों में रहें। बावजूद इसके कुछ लोग मानने को तैयार नहीं हैं। वहीं चोरहटा थाना अंतर्गत करहिया मंडी के पीछे
सब्जी विक्रेताओं के द्वारा अवैध रूप से मंडी संचालित की जा रही थी, जिसकी सूचना रीवा एसपी को मुखबिर के द्वारा प्राप्त हुई। तो वहीं रीवा एसपी ने तत्परता दिखाते हुए चोरहटा थाना प्रभारी सहित दल बल के साथ सुबह 5 बजे करहिया मंडी पहुंचे और अवैध रूप से संचालित कर रहे सब्जी विक्रेताओं को गिरफ्तार भी कर लिया। वहां पर देखा गया तो सब्जियों का भंडार लगा हुआ था, कई कुंटल सब्जियां थी जिसको पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और महामारी अधिनियम के तहत आरोपियों के ऊपर कार्यवाही की जा रही है। वहीं पुलिस अधीक्षक के द्वारा बताया गया कि कोरोना संक्रमण की चैन तोड़ने के लिए जिले में संपूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया है, बावजूद इसके कोई मानने को तैयार नहीं हो रहा है, जबकि सभी का यह अधिकार बनता है कि सभी लोग लॉकडाउन का संपूर्ण रूप से पालन करें और अपने अपने घरों में रहें, जिससे कि कोरोना संक्रमण की चैन तोड़ी जा सके। हालांकि जिस तरह से कोरोना महामारी देश प्रदेश जिले में तेजी के साथ बढ़ रही है, उसको देखते हुए रीवा जिला प्रशासन सहित सभी प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह से एक्टिव हैं और बार बार लोगों को समझाइश भी दी जा रही है। ना मानने वालों के ऊपर कार्यवाहियां भी की जा रही हैं कि कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन का पालन करें, जिससे कि कोरोना संक्रमण की चैन तोड़ी जा सके। हालांकि कोरोना संक्रमण की चैन